शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आज से पहले 70 साल जो विजन था वो आज दुनिया का विजन है। जी नाज़रीन, जहां आप जानते हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर मुख्तलिफ अर्जियां जो दफा 370 और 35A के हवाले से है उन पर समातों का सिलसिला जारी है। वही आपको बता दें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समात का सिलसिला शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से एक बड़े रिमार्क सामने आए जिसमें उन्होंने बताया कि जो आज से पहले 70 साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो विजन था, जो उनका कद था, जिस विजन से वो दुनिया को देखते थे, उसी विजन से आज 70 साल गुजरने के बाद आज दुनिया देखती है। जो आपको बता दें, उन्होंने इस बात का भी तज़किरा किया कि 1951 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीच दी थी, इस स्पीच और जो उन्होंने इलाक़ किया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, इस बात से बिल्कुल साबित हो जाता है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कद, उनका विजन कितना बड़ा विजन था। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं जम्मू कश्मीर के मायानाज़ एडवोकेट इरफान हफीज लोन। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए, क्या आप इन रिमार्क्स के साथ इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, यहाँ पर इत्तेफाक रखने की बात नहीं है जी। ऑनरेबल कोर्ट ने जो बात कही है इसमें कोई दो राय है नहीं। ये एक बिल्कुल सेटल्ड है कि जो शेख अब्दुल्ला साहब थे वो एक साउथ एशिया में बरसगीर में एक टॉलेस्ट लीडर माने जाते थे। जी। आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो शेख अब्दुल्ला साहब थे वो एक टॉवर्ड लीडर थे, जिस हिसाब से उनकी मैथ फिनोमिनल सपोर्ट था। तो बरसगीर में जो बड़े लीडर माने थे उनमें शेख अब्दुल्ला साहब भी थे। तो इसमें कोई दो राय है नहीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि जो शेख साहब का विजन था, बेशक उन्होंने सही कहा है कि उन्होंने उस समय अगर आप देखेंगे लैंड टू टिलर की बात की कि जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और एक डेमोक्रेटिकली जो लोगों की सरकार होनी चाहिए, वो शख्सी राज के खिलाफ थे और उनका लैंड टू टिलर लोगों को जस्टिस मिले, तो एजुकेशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन था। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो जब हम सामने ये रखते तो इस सब की को कंबाइन करके हम यही कहेंगे कि वाकई वो विजनरी थे और लोग उनके साथ थे। हाँ, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, उसके बाद शेख साहब ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहां पर मैं जाती तौर समझता हूं कि वो डिसीजन जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में नहीं थे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब शेख साहब ने 1952 में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से जो जम्मू कश्मीर के राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अहम रोल निभाया। और उसके बाद आप देखेंगे जो इंटरनल ऑटोनॉमी है उसके हवाले से भी वो बहुत ही पेश रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ तो उस टाइम शेख साहब जब जेल से बाहर निकले, गिरफ्तार उनको 53 में किया गया, जिसे आप कहते हैं कि टॉवर्ड पर्सनैलिटी थे, बड़े लीडर थे, उनको एक पुलिस वाला कांस्टेबल चला गया और गिरफ्तार किया। उसके बाद जब वो 75 में वापस आए, अकॉर्ड हुआ जिसे हम इंदिरा शेख अकॉर्ड कहते हैं, तो उन्होंने जो वो रायशुमारी ये सरेंडर किया, मान लिया जी चलो ठीक है, उन्होंने समझा कि यह पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरे जैसे लोग जो है, नेशनलिस्ट लोग जो है, वो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में ही एक हल समझते हैं। लेकिन शेख साहब तब बार्गेन कर सकते थे कि भाई जब आपने मेरे को गिरफ्तार किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, आप आज मुझे, अब हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक सेटलमेंट कर रहे हैं, तो मैं हिंदुस्तान के आईन के दायरे में ही आप
मुझे वो तब भी गुंजाइश थी, तो मुझे आज आप प्राइम मिनिस्टर फिर से बना दीजिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसे हम पार्था सारथी टॉक्स कहते हैं, इसे इंदिरा शेख अकॉर्ड भी कहते हैं, इसे पार्था सारथी जो है टॉक्स भी कहते हैं, तो इसमें तब जो हम अचीव कर सकते थे हमने अचीव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पर हम यही कहेंगे कि जो शेख साहब है वो बेशक एक कदावार लीडर थे, बहुत ही उनका एक कंट्रीब्यूशन है, विजन है था उनके पास, बहुत अच्छा बहुत अच्छे डिसीजंस भी उन्होंने पब्लिक के इंटरेस्ट में लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो उनसे गलतियां भी हुई है, चाहे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए व्हाटएवर रीजन, लेकिन हम समझते हैं कि जो 1975 का अकॉर्ड था तब वो इंटरनल ऑटोनॉमी स्टेट के लिए हासिल कर सकते। तो आपसे ओवरऑल हम एग्री करते, ही वाज अ वेरी विजनरी लीडर, जो उनका विजन था बेशक वो ही वाज हैविंग ए फार साइटेडनेस। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे एडवोकेट साहब, जिस तरीके से उनका इल्हाक हुआ, क्या आप समझते हैं कि ये इल्हाक उनकी जानिब से एक अच्छा कदम था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, शायद जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मैंने ही इसका वो जो कॉपी है जो पब्लिक डोमेन में डाली। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गया, वहां से आर्काइव्स में गया, मैंने खुद से फाइल देखी, इसमें कहीं पर भी इल्हाक में शेख अब्दुल्ला साहब के सिग्नेचर नहीं है। तो ये इल्हाक जो है ये महाराजा और लॉर्ड गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन साहब उनके दरमियान हुआ है। हाँ, बाकी एज अ पॉलिटिकल लीडर उनका फिर इसमें रोल रहा। तो हम ये समझते हैं कि अगर जो शेख साहब ने जो इल्हाक किया और उसके बाद अगर भारत सरकार या यहाँ के लोग या शेख साहब या बाकी लीडरशिप अगर उन्होंने इस पे कामयाब रहे होते कि जिसपे उन्होंने इल्हाक किया, उस इल्हाक में जो खाली 3 चीजों पे हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन था, अगर के उन्होंने उसको बचाया होता, उनको यही कहा होता कि भाई खबरदार, आपका हमारे साथ रिश्ता 3 चीजों पे है, बस इसी पे कायम और दायम रहेगा, तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की अवाम की बहुत बड़ी जीत होती, उन लीडरशिप की हमारी अवाम की और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं समझता हूँ अगर इल्हाक हुआ होता और जो इल्हाक में जो जुरिडिक्शन था हिंदुस्तान का केवल 3 चीजों पे, अगर वही 3 चीजें रहते तो मैं समझता हूँ कि इल्हाक जो हिंदुस्तान के साथ हुआ था अवाम के मुफाद में ही था। एडवोकेट साहब, आखिरी सवाल आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां इस वक्त दफा 370 के हवाले से मुख्तलिफ दायर की गई अर्जियों पर लगातार समाअत जारी है, क्या शेख साहब की जानिब से कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा वेपन तैयार किया गया जो इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट में जरूरत आता है, बतौर बड़ा हथियार आपके पास है? नहीं, आप देखिए ना 370 जो है, आप उसको अच्छे से देखिए, उसमें खुद से एक आपके पास एक पोटेंट हथियार है आपके पास। उसमें ये कहा गया कि 370 को केवल जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा सकती है, और जिस दिन उन्होंने ये बात कही उस दिन जम्मू कश्मीर में अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन 1950 में बना, हमारा 1957 में बना, 7 सालों का अंतर है। तो अभी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में नहीं आई थी, जबकि हिंदुस्तान का आईन बन चुका था। तो उन्होंने उस आईन में 370 में ये लिखा कि जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो जम्मू कश्मीर का फैसला करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय करेगी आया 370 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जब उनके पास जब मौका आया 1957 में, 56 में, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं कन्वे किया कि भाई ये रिश्ता नहीं रहना चाहिए या 370 खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये तय किया कि ये 370 पे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के दरमियान ये रिश्ता रहेगा, ये जो मैरिज हुई है, ये मैरिज अलायंस जो हुआ है, ये रहेगा। तो इसलिए 370 में ही जो कंडीशन रखी गई है वो हमारे पास एक हथियार है। एडवोकेट तो साहब, क्या फिर आप मानते हैं कि इसे गैर मुहज़्ज़ब तरीके से हटाया गया दफा 370 को? बिल्कुल, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, चैलेंज इसी बात पे हुआ है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम कहते हैं अनडेमोक्रेटिक है। एज ए बाशिंदा होने के नाते मैं समझता हूँ ये गैर आईनी, गैर जमहूरी कदम था। कि जमहूरियत में आप समझते हैं कि लोगों को 3 महीने बंद करके एक स्टेट को यूटी बनाया जाएगा?
अरे बाबा, कानून तो आर्टिकल 3 कहता है कि वहाँ की ओपिनियन मांगे असेंबली से, जैसे झारखंड में हुआ, तेलंगाना में हुआ। यहाँ पर तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 3 महीने कैसे लोगों को बंद किया गया, और गवर्नर साहब कहते कोई ऐसा कदम नहीं होगा। किस तरीके से असेंबली डिसॉल्व हुई, किस तरीके से लोगों के जो ख्वाहिशात है उनके खिलाफ, ये कोई तरीकेकार होता है कि आप लोगों को जेल में डालेंगे, पूरा ठप कम्युनिकेशन करेंगे, फॉर्मर सीएम मिनिस्टरों को बंद करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो हिंदुस्तान की जमहूरियत पे फख्र करता हूँ, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, मैं ये कहता हूँ कि ये सही नहीं है। ये बदनुमा दाग है हमारी जमहूरियत पे, जिस तरीके से इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, जिस तरीके से इन्होंने 370 पे कुछ फैसले लिए, मैं समझता हूँ वो जमहूरी निजाम में वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अवामी सतह पे भी लड़ेंगे। और मैं आपसे ये मुकम्मल इख्तिताम होने से पहले ये बताना चाहता हूँ अपने अवाम को कि हमें 370 जो है सुप्रीम कोर्ट में है, सारे लोग कोशिश करेंगे, एसेस करेंगे दोनों साइड, मेरिट्स पे इंशाल्लाह फैसला होगा। और हम ये समझते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ होगा। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान के आईन में जो गुंजाइश है, उसकी लड़ाई सिर्फ 5 अगस्त के फैसले की बहाली, जो हमें वो वापस दिया जाए, वहां तक महदूद नहीं है। हमारी जो लड़ाई है अवामी सतह पे होगी, वो ये होगी कि जो हमारे पास 53 में पोजीशन थी, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा सदर, जिसे हम आम फार्म में अंदरूनी खदमतकारी कहते हैं, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के आईन में रहेगी उस चीज के लिए। और हिंदुस्तान के लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे कि हमें ये दिया जाए, ये हमारा हक है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप हिंदुस्तान के आईन में ऐसी बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप ये बात कहते हैं उनको कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमें जो अपने हुकूक हिंदुस्तान के आईन में जो 1953 में पोजीशन थी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा सदर रियासत, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, बाहर का यहाँ चीफ सेक्रेटरी नहीं, बाहर का यहाँ आईजी नहीं, डीजी नहीं, अगर वो पोजीशन हमें बहाल होती है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम को बड़े प्यार से और फख्र होना चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। थे जम्मू कश्मीर के मायानाज एडवोकेट इरफान हफीज लोनो, और तफसीलात दे रहे थे कि लगातार जहां 370 के हवाले से अदालत में ज़ेरी समाअत तमाम अर्जियों पर बहस जारी है, वही आज जब समाअत शुरू होनी थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से इब्तिदाई मरहले में एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, जहां पर उन्होंने बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो 70 साल पहले विजन था और वो विजन आज दुनिया का है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि 1951 में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच दिया था, और इसके साथ साथ इस स्पीच के बाद जो उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक किया था, इस इल्हाक और स्पीच की बिना पर ये इस बात की साफ तौर पर गवाही है कि उनका विजन, उनका कद कितना ऊंचा था। और आज दफा 370 की जो समाअत अदालत में ज़ेरी इल्तिवा है, और उस समाअत के शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया।